जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 1 जो है इंग्लिश टेस्ट सीरीज जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो इसका सॉल्यूशंस जो है आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और आपका पर डे जो है टेस्ट सीरीज हो रहा है। तो इस तरह से जो लोग इंग्लिश टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कीजिए। और यदि किसी तरह का परेशानी हो या ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। देखिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो है एग्ज़ाम यदि मान लीजिए जब होंगे तो उस समय आपके इंग्लिश में दिक्कत ना हो, इसके लिए हम आपको इतने ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपके, मैंने पहले ही बोला, यदि बहुत अच्छा तैयारी आपका रहेगा तो 20 में 16, 17, 18, 19, 20, 15 प्लस जो है आपके इजीली आएंगे। और यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है और इसलिए हम यदि 30 सेट यदि आप करते हैं तो 30 सेट कहने का मतलब है कि 30 सेट में आपका 20 क्वेश्चन प्रत्येक सेट होगा। तो 30 सेट में कितना हो जाएगा तो आपको पता है कि कितना, तो 600 आपके क्वेश्चंस होंगे। भाई यार यदि 600 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप 600 ही नहीं, आप 600 विथ कंसेप्ट पढ़ते हैं तो आपका क्या होगा कि सारा जो है उससे रिलेटेड आएगा ही, जो कि फिक्स है ना। ये तो होता है कि इतना में से आपका यदि एक कंसेप्ट है, वर्ड चेंज करेंगे, सेंटेंस चेंज करेंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट तो ही रहेंगे। तो यदि आप कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं तो आपके इंग्लिश में इजीली जो है आप आसानी से जो है 18 प्लस 19, 20, 16, 17 ये मार्क्स ला सकते हैं। कोई डाउट नहीं है। नहीं जुड़े हैं जुड़िए, इसलिए क्योंकि बाद में पछताना न पड़े। और इतने मेहनत के बाद भी यदि हम इतने मेहनत कर रहे हैं और आप लोग उसे गेन नहीं कर रहे हैं तो आप में कमी है। यदि कोई परेशानी है तो बताइए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आज टुडे आई विल स्टार्ट योर सेट नंबर 1। आज सेट 1 हम स्टार्ट करेंगे। और सेट 1 जिस तरह से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह से एग्जाम बेस्ड ही आपके हम क्वेश्चंस देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके जो है या तो प्रीवियस ईयर्स आए हुए मेमोरी बेस्ड हो या कहीं से कलेक्शन हो या तो फिर किसी भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर हो आया है या फिर आगे आएगा। एक बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस चीज़ को, और जो वैसे स्टूडेंट जो सोचते हैं, कल भी बताया था कि एग्जाम का डेट आएगा और पढ़ लेंगे, तो वैसे सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं। आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। और आपको पहले ही बताएं कि ये जो आपके एयरफोर्स मार्च वाला जो एग्जाम है वो जैसे ही क्लियर होता है आपके लॉकडाउन, आपके एग्जाम आपके ले लिए जाएंगे। आपको टाइम नहीं मिलेगा फिर कि हम कोचिंग में या कहीं क्रैश कोर्स या कुछ करके यदि छूट गया, नहीं पढ़े तो कर ले, नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी कीजिए, जैसे कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट 1। सेट 1 में आपका पहले है पैसेज। देखिए पैसेज को थोड़ा फास्ट में हम रीड करते हैं और उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आए वीडियो को 2 बार देखिए, लेकिन समझिए कंसेप्ट को। फिर भी समझ में नहीं आए आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए, हमसे पूछिए। तो आज हम लोग करेंगे सेट 1। सेट 1 20 मार्क्स का है और इसमें आप 20 लाने की जो है आप टारगेट रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहता है इन अ बिड टू रीगेन इट्स मार्केट शेयर, कहता है कि एयर इंडिया हैड डिसाइडेड टू यूटिलाइज इट्स इंटायर फ्लीट ऑफ बोइंग 777 एयरक्राफ्ट टू फ्लाई ऑन इंटरनेशनल रूट्स। कहता है कि इन अ बिड टू रीगेन इट्स मार्केट शेयर, अपने मार्केट शेयर को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से क्या किया, एयर इंडिया है डिसाइडेड, एयर इंडिया ने डिसाइड किया टू यूटिलाइज इट्स इंटायर फ्लीट ऑफ बोइंग 777 एयरक्राफ्ट टू फ्लाई ऑन इंटरनेशनल रूट्स that had to be curtailed after its pilot went on 59 days strike। देखिए हुआ क्या कि 59 दिन का जो स्ट्राइक हुआ तो उनके जो भी पायलट थे स्ट्राइक पे चले गए, उससे एयर इंडिया को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बहुत से नुकसान होने का अगेन जो क्या किया, रीगेन करना चाहा, यानी उसे फिर से स्थापित करने के लिए उसने जो है अपने मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए फिर से उसने क्या किया,
रिगेन यानी स्टार्ट करने के लिए सोचा और स्टार्ट किया, ठीक है, डिसाइड निर्णय लिया। एयर इंडिया ऑफिशियल सेड, एयर इंडिया जो है ऑफिशियल ने बताया कि फ्रॉम सितंबर से द नेशनल कैरियर वुड नॉट ओनली रिज्यूम ऑल इट्स इंटरनेशनल फ्लाइट बट आल्सो इंक्रीज देयर फ्रीक्वेंसी। इसने बताया कि सितंबर से डेट होंगे, वो स्ट्राइक के बाद सितंबर से एयर इंडिया जो है सिर्फ अपने क्या करेगा, इंटरनेशनल फ्लाइट यानी इंटरनेशनल वे भरेगा ही नहीं, यानी कि उसके साथ साथ जो है अपने फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब अपने क्षमता, यानी कि उसमें जो है उसके जो भी क्षमता हो उसमें बढ़ावा देना, उसके बढ़ोतरी के लिए कुछ करना, तो इस सारे चीज को जो है रिगेन करने के लिए सोचा। नेक्स्ट कहता है कि आपका उसके बाद कहता है इन द लास्ट फ्यू मंथ द एयरलाइन हैज सफर्ड मैसिव लॉसेज। पिछले कुछ महीनों में एयरलाइन ने जो था बहुत बड़ा लॉस झेला, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू एंड द मार्केट शेयर ऑफ पैसेंजर फ्लाइंग टू इंटरनेशनल लोकेशन। इन टर्म ऑफ रेवेन्यू यानी कि पुनः जो है रेवेन्यू मतलब वहाँ पे राजस्व की भी बात आती है, पैसा, एंड द मार्केट शेयर ऑफ पैसेंजर फ्लाइंग टू इंटरनेशनल लोकेशन फ्रॉम सितंबर वी विल गो टू ऑल दोज लोकेशंस वेयर फ्लाइट्स वेयर कैंसिल्ड, ए सीनियर एआई ऑफिसर साइड। एयर इंडिया के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि जहां मेरे फ्लाइट जाने के लिए कैंसिल हो गए थे वहां जो है हम सितंबर से वहां भी फ्लाइट यानी उस लोकेट पे भी हम लोग फ्लाइट को क्या करेंगे, हवा मतलब उड़ान भरेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे कहता है एयर इंडिया आल्सो प्लान्स टू रीस्टार्ट ए नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन वेस्ट एशिया। एयर इंडिया का जो फ्लाइट जो है वो क्या प्लान बनाया कि क्या वेस्ट एशिया में भी उन्होंने नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए सोचा, एज बहरीन एंड इन वेरियस पॉकेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया में भी बहरीन देश है उसमें, और वेरियस साउथ यानी साउथ जो एशिया है उसके लिए। द स्टेट रन कैरियर हैज 8 बोइंग 777 एंड 15 बोइंग 777-300 ईयर जो है डेट वेयर ग्राउंडेड ड्यूरिंग द स्ट्राइक। देखिए बोइंग 777 जो है आपके ये सब नाम है, ठीक है, या बोइंग 777-300 ईयर ये सब नाम, ये सारे को क्या किया गया, इतना बोइंग है ग्राउंडेड ड्यूरिंग द स्ट्राइक, स्ट्राइक यानी रोक दिया गया था स्ट्राइक के दौरान। देखिए जैसे आपके एग्जाम में जीडी वगैरह में तो नहीं, पहले इंटरव्यू जब होता था या आज भी आपके एग्जाम में आते थे कि एयरफोर्स में, मेरे टाइम मुझसे खुद इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब टेल अबाउट द नेम ऑफ टेल एटलीस्ट 5 नेम्स ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब 5 एयरक्राफ्ट के नाम बताया। ये भी पूछ सकता है कि आपसे एयरफोर्स में जो आपके एयरक्राफ्ट, तो इस तरह से आप बोल सकते थे, मान लीजिए तेजस हुआ, आपके सुखोई हुआ, मिराग 21 हुआ, ठीक है, ये सब जो भी है एयरक्राफ्ट जो है आपके एयरफोर्स के स्ट्रॉन्ग क्या है पार्ट्स में आते हैं, ठीक है, सुखोई या मिराग ये सब जो भी है, तेजस। तो इस तरह से आप जो है याद करना रहता था कि आपके क्या जो आपके इंटरव्यू जब होते थे। बट अब जीडी हो रहा है तो जीडी में टॉपिक होता है, फिर भी आप बिकॉज यू आर गोइंग टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, सो यू रिमेंबर एटलीस्ट 5 एयरक्राफ्ट विच इज फाउंड इन योर एयरफोर्स, अंडरस्टूड। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। देखिए इसमें कहता है कि दे आर द एयरलाइंस मेन वर्कहॉर्स विथ ए कैपेसिटी ऑफ 300 पैसेंजर एंड रेंज ऑफ 9695 टू कितना 370 किलोमीटर। कहता है कि इसके जो कैपेसिटी थे बोइंग 777 का वो 300 पैसेंजर, और रेंज कितना था एक बार 9695 से 1770 किलोमीटर मतलब सफर करने का क्षमता था, और 300 पैसेंजर को एक साथ लेकर। तो इस तरह से आपका कहता है एयर इंडिया विल एक्टिवेट रूट सच एज हांगकांग। एयर इंडिया कहाँ अपना रूट एक्टिवेट करेगा, सच जैसे कि हांगकांग, सियोल एंड ओसाका इन द फर्स्ट फेज स्टार्टिंग टुमारो, जो कल से स्टार्ट होगी। दिस विल बी फॉलोड बाय फ्लाइट टू न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट एंड पेरिस। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने जानकारी दी कि कहाँ कहाँ जो है उड़ान भरी जाएगी। तो इस तरह से आपके पैसेज, देखिए आपके एग्जाम में इतनी डीप में पैसेज को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके 4 क्वेश्चन है, तो आपके समझ सकते हैं कि आपको 4 मिनट में वो चारों क्वेश्चन का आंसर दे देना है पैसेज का।
उसके लिए फर्स्ट यू रीड योर क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में जो वर्ड है उस वर्ड को पैसेज से रिलेट कर दीजिए और वहीं पे बस ए, ठीक है, और उसी जगह को पढ़िए, उसको उठा दीजिए। ये आपके एग्जाम में उतना ही लेवल होता है। किसी टाइम किसी का सेट में आ जाए थोड़ा हार्ड, वो अलग बात है, लेकिन आपके 4 में 3 क्वेश्चन जो है इजी ही होते हैं इसी तरह का। एक क्वेश्चन साइनोनिम्स एंटोनिम्स, तो आपको वोकैबुलरी अच्छे होंगे तो आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा, टाइम आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा, यूटिलाइज करके आप अलग लगा सकते हैं। तो इस बात से ध्यान। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए बहरीन इज इन कहाँ में है तो बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट है बहरीन इन इज, अभी बताएं तो आपके जो है नॉर्थ ईस्ट एशिया या कहता है साउथ ईस्ट एशिया, हांगकांग वेस्ट एशिया। बोलिए बहरीन कहाँ में है आपका। तो देखिए फर्स्ट के बाद सेकेंड फेज के बाद सेकेंड पैराग्राफ के बाद थर्ड पैराग्राफ में दिया हुआ है इंडिया आल्सो प्लान टू रेस्टार्ट नंबर ऑफ फ्लाइट इन वेस्ट एशिया सच एज बहरीन। वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया कहाँ है तो फर्स्ट का डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का डी ऊपर देखिए लिखा हुआ है, जहां हम बहरीन देखे बहरीन इज इन, तो बहरीन को खोज लेंगे कहाँ पे है देश, तो यहाँ ऐसे करके जल्दी जल्दी खोज लिए, हो गया। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डी। सेकेंड मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कहता है न्यू रूट्स ऑफ एयर इंडिया विल इंक्लूड फ्लाइट 2। कहाँ इंक्लूड करने के लिए कहा है भाई, तो आपके कर्नाटका, टोरंटो और चाइना की कहीं बात नहीं हुई है, सियोल की बात हुई है, तो सेकंड का हो जाएगा ए, सेकंड का ए। थर्ड नंबर कहता है द एयरलाइंस मेन वर्क हॉर्स मीन्स, ये मेन वर्क हॉर्स का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि वर्क हॉर्स मतलब उसकी क्षमता, लार्जेस्ट पावर, उसकी जो कैपेसिटी। तो आपके जो है 3 का बी दिया हुआ है, 3 का बी। नेक्स्ट है 4 नंबर, कहता है द वर्ड यूटिलाइज। अभी हमने बात किया है यूटिलाइज का मतलब क्या होता है, तो यूटिलाइज का मतलब किसी चीज को यूज करना, उसको ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को क्या कर लेना, यूज कर लेना, उपयोग करना। तो दिया हुआ है 4 का बी, 4 का हो गया बी। तो इस तरह से आपके पैसेज कंप्लीट हुए और पैसेज इसी तरह से आप क्वेश्चन से डायरेक्ट पढ़िए। देखिए यूटिलाइज का आपको मीनिंग पता है तो फिर कहाँ जाने की जरूरत है, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैसेज आप डायरेक्ट मीनिंग देखिए, आंसर कीजिए, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि पैसेज में गलत मीनिंग देगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन 5 आपके पास सभी लोगों के पास सेट होना चाहिए। जब कोई दिक्कत हो सॉल्यूशन इस वीडियो को देखिएगा तो आपके पास सेट होने चाहिए, कि नहीं हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ज्वाइन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं क्योंकि आपके पास है ऑलरेडी। देखिए इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। थोड़ा देखिए इसमें समझने वाली बात है, कह रहा है कि इफ रमेश विल बी प्रोमोटेड, कहता है प्रोमोटेड, उसके बाद ही विल क्या है, ही विल गेट अ हायर सैलरी। देखिए क्या कर रहा है, अ हायर सैलरी। देखिए अब बात करते हैं माय डियर, हमने बतलाया था आपको कंडीशनल सेंटेंस, रिमेंबर योर कंडीशनल सेंटेंस, आई हैव taught you in your टेंस चैप्टर, टेंस में पढ़ाया था। तो उसमें बतलाया था कि आपके जो आते हैं एग्जाम में, यानी कि 3 प्रकार की कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, जो कंडीशनल वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे आपका यदि इफ से स्टार्ट हो या एज इफ से स्टार्ट हो, अनलेस से स्टार्ट हो, इस तरह से जो भी स्टार्ट होते हैं, आपका अनटिल से स्टार्ट हो या आपके व्हेन से स्टार्ट हो, इस तरह से ये आपके क्या है, कंडीशनल वर्ड है, कंडीशन को शो करता है। और कंडीशनल वर्ड के साथ इसके बाद, मतलब यदि मान लीजिए एक वर्ड को लेकर हम लोग समझते हैं, तो यदि कंडीशनल वर्ड के साथ कभी भी आपका फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, नेवर यूज फ्यूचर टेंस विथ योर कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड के साथ फ्यूचर में कंडीशन हो ही नहीं सकता है, तो कंडीशनल सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं।
तो पहला तो आपका गलती तो पकड़ा गया, इफ रमेश विल नहीं होगा, लेकिन सही क्या होगा आपको बताए थे कंडीशनल। सुन लीजिए, फर्स्ट कंडीशनल था कि यदि इफ के साथ, यदि कंडीशनल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो आगे जो होगा, आपको लिख के भी दिए हैं पीडीएफ, उसमें देख लीजिएगा, लिखे हुए हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। कंडीशनल के साथ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो आगे जो होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, कंडीशनल के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो तो आगे जो होंगे आपके सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, कंडीशनल के साथ यदि पास्ट परफेक्ट हो तो आगे जो होगा वह सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। इसके बाद एक इसमें सबसे कंडीशनल आया था सेकंड वाला, यदि कंडीशनल के साथ सब्जेक्ट हो, यदि इमेजिनरी हो तो आपका मान लीजिए वाज और वेयर में से हमेशा वर का प्रयोग करते हैं इमेजिनरी के साथ, ये पास्ट के लिए, पास्ट में होता है इमेजिनेशन, और इसके साथ आगे क्लाउज होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। तो इस बात को ध्यान रखिए। देखिए तो प्रमोटेड, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड, रमेश को प्रमोट किया जाए, ये तो सही है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट सही है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दो स्ट्रक्चर होता है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, ऐसा नहीं कि पैसिव नहीं है। अब देखिए जरूरत क्या है इसको, रमेश खुद थोड़ी प्रमोट होगा, प्रमोट किया जाएगा, दूसरे के द्वारा जब किया जाए तो पैसिव यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पैसिव का प्रयोग किया जाएगा। और ये आपके जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है ऑब्जेक्ट को पहले आना सब्जेक्ट को बाद में। तो इस तरह से ये पहले आएगा और पहले आकर आपके इज एम आर और V3 नेसेसरी है, V3 और प्लस बाई वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो मतलब यहाँ तक V3 सही है, ये होता है इज एम आर प्लस V3। अब देखिए इफ रमेश तो क्या हो जाएगा सिंगुलर, इफ रमेश भी हट जाएगा, इफ रमेश इज प्रमोटेड, ये सही हो गया, इफ रमेश इज प्रमोटेड, यदि रमेश प्रमोट किया जाता है ही विल गेट अ हायर सैलरी, वो क्या पाएगा हायर सैलरी। तो ये आंसर इज ए, 5 का ए हो जाएगा, 5 का ए आप विल बी को रिमूव करके इज लगा दीजिए, आपका सही है। इस तरह से आपके 5 का जो आंसर होगा 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, द कैप्टन अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स आर, ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ है द कैप्टन along with his friends, देखिए द कैप्टन along with his friends are, और आगे दिया हुआ है देख लीजिएगा। माय डियर हमने बतलाया था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था कि मेन सब्जेक्ट कौन होता है, यदि आपके कंजंक्शन से जुड़ा हो, यानी एक S1 हो और कंजंक्शन और S2 हो, तो इस केस में यदि कंजंक्शन आपका यदि along with हो, टुगेदर क्या हो, विथ हो, आपके एंड नोट हो, एज वेल एज हो, इन एडिशन टू हो, बिसाइड्स हो, etc, ये कोई भी कंजंक्शन होंगे तो कंजंक्शन के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, इससे कोई मतलब नहीं। ये सिंगुलर है कि प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर होगा तो आपके वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। अब देखिए द कैप्टन अलोंग विथ के पहले द कैप्टन क्या है सिंगुलर, तो वर्ब आर नहीं होगा, क्या होगा इज होगा, क्यों भाई हिज फ्रेंड से इसको मतलब नहीं है। यही हाँ, यदि सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने बतलाया था कि यदि दो सब्जेक्ट, यदि मान लीजिए कंजंक्शन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से हो, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे वह आपके किसके बाद, जो आई और के बाद, नॉर के बाद या नॉट बट आल्सो के बाद, यानी बाद वाले S2 होंगे। लेकिन उस 3 को छोड़कर बाकी सब में आपका कंजंक्शन के पहले वाला जो होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। इसी अकॉर्डिंग जो है आपका प्रीपोजिशन भी है, यदि 2 सब्जेक्ट या 2 से अधिक सब्जेक्ट आपके जो क्या हो एडिंग हो विथ प्रीपोजिशन, तो जो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहला सब्जेक्ट होगा वही आपका जो है मेन सब्जेक्ट कहलाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब होगा। यदि वह सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है प्लूरल वर्ब। तो इस तरह से आपका जो गलती है वह है 6 का आर के जगह इज कीजिए बी पार्ट, 6 का बी,
7 नंबर आइए 6 का बी, 6 का बी। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपको पता होगा, यहाँ पे कह रहा है कि इट वाज हिम, यहीं पे गलती है, इट वाज हिम। माय डियर ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आफ्टर बी वर्ब के बाद हमेशा आता है सब्जेक्टिव केस, बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस। जैसे या तो इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, ये सब के बाद यदि प्रोनाउन आता है तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। यानी कि यहाँ हिम नहीं होगा, क्या होगा, ही होगा, इट वाज ही। ठीक है, तो ये आपके सही होंगे, इट वाज ही, तो ये गलती थे। कल हमने बतलाया भी था कि प्रीपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, आपके वर्ब के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, आपके लेकिन आपके बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस, डैन के बाद सब्जेक्टिव केस, ये सब आपके जो है एग्जाम में याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से आपके जो 7 का होगा वह ए नंबर हो जाएगा, 7 का ए, 7 का ए हुआ। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर है ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द, ब्रेव बहादुर लोग क्या पाते हैं, तो बहादुर लोग क्या तरक्की उन्नति पाएंगे। देखिए इस तरह के आपके 4 वर्ड रहेंगे, चारों वर्ड जो है आपके मतलब एक जैसा दिखेंगे, जो मीनिंग डिफरेंट होगा थोड़ा। अब उस वर्ड में से आपको जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है आपके आंसर होंगे। तो उसको कैसे, तो आप इसके लिए कम से कम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसमें 50-60 आपके आ जाएंगे, और 50-60 में आपके जो है उससे बाहर नहीं आएगा, उसी में से आएगा जो इम्पोर्टेंट। तो देखिए इसमें डिजर्व्स क्या करेंगे, तो आपके पहला दिया है फेयर, फेयर मतलब होता है भारा। दूसरा दिया है फ्लेयर, फ्लेयर मतलब होता है चमक, आप देखिएगा अपना पेज। तीसरा है सी फ्लेयर, फ्लेयर मतलब है स्वभाव, और FAIR फेयर, फेयर मतलब है न्याय या तरक्की, न्याय या तरक्की। तो डिजर्व्स क्या पाएंगे, न्याय या तरक्की। तो 8 का क्या हो जाएगा, डी। 9 नंबर है आपका यू कैन नॉट लॉस व्हाट यू हैड, आपके पास जो था ही नहीं उसको क्यों लॉस नहीं कर सकते हैं, जो आपके पास है ही नहीं वो कभी लॉस ही नहीं हो सकता है। तो बात यही है, जो है ही नहीं तो लॉस क्या होगा, तो आप कह सकते हैं नेवर। 9 का हो गया सी। आप सेट को देखिए, जो क्वेश्चन आपको डिटेल करने होंगे हम कर देंगे, बाकी सेट देखिए और उससे समझिए, लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए 10 नंबर है द फर्म हैज बीन डीलिंग लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। फर्म मतलब एक तरह से कंपनी जो है, कंपनी अब किसका डीलिंग कर रहा है, तो हमने आपको बताया था डील के साथ इन भी और डील के साथ विथ प्रीपोजिशन दोनों आते हैं। आपके डील के साथ क्या आते हैं, बिजनेस के लिए यदि व्यापार की बात की जाए तो क्या आएगा, इन, और यदि व्यवहार की बात की जाए, बिहेव की बात की जाए, या पर्सन्स की बात की जाए तो आपका आएगा क्या, विथ। आई एम डीलिंग विथ यू, तो इस तरह से क्या हो गया, विथ। लेकिन आई डील्स इन आयरन, सॉरी आई डील इन आयरन फैक्ट्री, मैं आयरन फैक्ट्री में क्या काम करता हूँ, व्यापार करता हूँ, तो हो गया आपका इन, तो फैक्ट्री है भाई, फर्म है तो क्या करेगा, व्यापार करेगा। 10 का होगा ए। नेक्स्ट है 11 नंबर ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। एडिक्टेड मतलब होता है आदत लग जाना, एडिक्टेड मतलब क्या होता है, किसी चीज का लत लगना, आदत पड़ना, कि वह किसका, स्मोकिंग का उसे आदत लग गई है, एडिक्टेड। या आपको एक कस्टम, इसका भी मतलब होता है आदत लगना या लत लगना, दोनों का मतलब सेम है। देखिए एडिक्टेड टू या एकस्टम्ड टू, इसके बाद जो आते हैं माय डियर टू आते हैं। एडिक्टेड टू या एकस्टम्ड के साथ क्या आता है, टू आता है। जैसे आपके अकॉर्डिंग के साथ क्या आता है, सब प्रैक्टिस से आप याद रखिए, अकॉर्डिंग के साथ क्या आता है, टू आता है। तो इस तरह से आप फिक्स प्रीपोजिशन है, टू आएगा। और एक बात और, यदि आपके एडिक्टेड टू एकस्टम्ड टू के बाद वर्ब आता है तो याद रखिएगा माय डियर, इसके बाद हमेशा V4 आता है, जिरंड। क्यों आता है, कभी क्वेश्चन आएगा तो डिटेल करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जिरंड आता है, इससे खूब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दे देगा आपको V1 टू देखकर, तो V4 आता है। नेक्स्ट
तो आपका हो जाएगा 11 का ए। 12 नंबर है द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, इम्प्रूवमेंट का है, अंडरलाइन को आप इम्प्रूव कीजिए, गलत है तो आप देखिए कौन सही होगा, और यदि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाइए। देखिए कहता है द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, लिखते हैं इसको द ग्रेटर द डिमांड द ग्रेटर द डिमांड कहता है द ग्रेटर द डिमांड। उसके बाद इसमें दिया है द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, अब इसका इंप्रूवमेंट है, क्या यह सही है, क्या यह सही है? देखिए माय डियर, हमने बताया था, आप जानते होंगे भी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले बिफोर सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द इज यूज, जैसे यू आर द बेस्ट बॉय। लेकिन आपके कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इन 2 केसेस यू हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द आता है, वह आपके यही पहला ये हुआ जिसमें हम बात करते हैं पैरेलल सीक्वेंस की। पैरेलल सीक्वेंस हो वहां पे 2 कंपैरेटिव डिग्री आएंगे, CD और CD2, और दोनों के पहले जो होता है आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द ग्रेटर द डिमांड, पैरेलल सीक्वेंस मतलब क्या, दोनों को उतार चढ़ाव साथ हो, या मतलब एक क्या हो, समानुपात में हो। द ग्रेटर द डिमांड, ज्यादा डिमांड होगी तो क्या होगा, द हायर द प्राइस। ABCD है, इसके पहले भी आर्टिकल, इसके पहले भी आर्टिकल, दोनों के पहले आर्टिकल आएगा। जैसे द हायर यू थिंक, द हायर यू लॉस, द हायर यू गो, द कूलर यू फील। तो इस तरह से आपके बोथ है कंपैरेटिव डिग्री टेक आर्टिकल द, ठीक है, तो दोनों आर्टिकल क्या लेंगे, दोनों आर्टिकल द लेंगे कंपैरेटिव डिग्री। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, द हायर है, 12 का सी ऑप्शन देख लीजिए, द हायर। 13 नंबर है ए फियर ऑफ क्लोज या डार्क प्लेस। फियर मतलब डर, यदि घिरे हुए क्षेत्र से या क्लोज क्षेत्र से, देखिए मीनिंग बोलेंगे आप नोट कीजिएगा, लिखने बच्चा तो है नहीं कि लिखना पड़ेगा। 13 ए फियर ऑफ क्लोज या डार्क प्लेस को क्या कहते हैं, यदि मतलब घिरे हुए जो आपके जगह है या अंधेरे जगह से जो डर होता है उसका आंसर होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब होता है घिरे क्षेत्र से डर। यदि एक्सनोफोबिया की बात करें तो इसका मतलब होता है विदेशियों से डर या कहिए घृणा, जो भी हो। उसके बाद कहिए एक्रोफोबिया मतलब होता है एक्रो, ऊंचाई से डर। और कहता है पायरोफोबिया मतलब होता है ऊंचाई पर चलने से डर, ये होता है आपका पायरोफोबिया। तो योर आंसर इज सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। टू बी एट डैगर्स ड्रम, बहुत बार आया एग्जाम में। टू बी एट डैगर्स ड्रम का मतलब होता है आपका कटु शत्रुता होना, मतलब मजबूत, यानी बहुत ज्यादा दुश्मनी होना, यानी टू बी बिटर एनिमी। 14 का सी हो जाएगा, बी भी लिखा गया है, सी होगा टू बी बिटर एनिमी, कटु शत्रुता होना, यानी टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। 15 नंबर है साइनोनिम ऑफ काल्म मतलब क्या, शांति, चुप। अब ए ऑप्शन क्विट है, यही हो गया क्विट, शांति, चुप। कंपोज रचना किया जाना, रचना। पार्टिकुलर खास, फर्म, दृढ़। तो पहला का 15 का हो जाएगा ए। 16 है एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है अमीर या तेज। एफ्लुएंट तेज है तो क्या अमीर है, तो एफ्लुएंट इसका मतलब का उल्टा, पुअर गरीब हो गया, ऑर्डिनरी सिंपल होता है। 16 का ए। 17 नंबर है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एविडेंस। एविडेंस मतलब क्या होता है, सबूत। एविडेंस क्या है, आपके एविडेंस जो है आपका नाउन है, इसका मतलब होता है सबूत। ENC जिसके अंत में हो, धीरे धीरे इसको आप कलेक्ट कीजिएगा। सी जनरली जो होते हैं नाउन होते हैं, और यही आपके एविडेंट जो NT होते हैं, ENT, वो आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव। तो आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। 17 का बी। विच इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर। डियर का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, माय डियर, प्रीवियस ईयर एयरफोर्स एग्जाम में आया था, जिसमें आपको पूछा था शीप का प्लूरल क्या होता है। तो सम नाउन्स
विच सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बोथ आर सेम, दोनों का सिंगुलर प्लूरल पूछे सेम, शिप का प्लूरल शिप या शिप का मान लीजिए सिंगुलर शिप ही होता है, डियर का सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, क्रॉसवर्ड, इशू, ये सब जो भी है आपके सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं, दिए हैं आपको पीडीएफ में लिख के। 18 का हो जाएगा आपका सेम ए, 18 का ए। 19 नंबर है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो आपके 1 नंबर एग्जाम में कभी कभी तो 2-2 नंबर पूछ रहे हैं, वॉइस और नरेशन, तो इसलिए बहुत बढ़िया इसका जो है आप क्या तैयारी रखिएगा। मुश्किल से 18 से 20 कंसेप्ट हैं जो आपके वॉइस में पढ़ने हैं, जो बताए हैं, ठीक है। कहता है द किड्स वेयर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी, कहता है कि द किड्स, बनाते हैं इसको समझिएगा, द किड्स वर लाफिंग, द किड्स वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी, एट द ओल्ड लेडी। 19 नंबर बनाइए, 19 द किड्स वेयर लाफिंग, द किड्स वेयर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी। देखिए पैसिव का मतलब होता है कि पैसिव यदि बना रहे हैं तो आपको जनरल रूल्स पता होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना। पैसिव में क्या होता है, बी प्लस V3 का होना 100% इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेन वर्ब V3 होगा। बी का मतलब इनमें से एक, बी जो है 8 भाई है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। देखिए टोटल कितने हुए 8, तो आउट ऑफ क्या 8, 1 मस्ट बी प्लस V3 इन योर पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में इनमें से एक और V3 होना ही चाहिए। अब किसके साथ कौन बी वर्ब लगेगा वो आपको बताया गया है। यदि कंटिन्यूअस है तो उसमें बी वर्ब बीइंग आता है, परफेक्ट है तो बीन आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज, एम, आर आता है, पास्ट इंडिफिनिट में वाज और वर आता है, हो तो गया पूरा टेंस। मॉडल में बी आता है, कंटिन्यूअस इसमें हो लगाइए बीइंग। अब देखिए यहाँ कंटिन्यूअस है, बीइंग लगेगा, ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, द किड्स वेयर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी, तो क्या आपका बनेगा द ओल्ड लेडी सिंगुलर है तो वाज बीइंग लाफ्ड, लाफिंग का V3 लाफ्ड। अब देखिए इसी को कहते हैं हम लोग डबल प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, डबल प्रीपोजिशन बोलते हैं, डबल प्रीपोजिशन का जो पैसिव वॉइस होता है यही आता है। जैसे होता क्या है, जो वर्ब अपने साथ है पहले से प्रीपोजिशन लिए होते हैं तो वो अपने मीनिंग के लिए ले आते हैं, उसको नहीं हटाएंगे। ऐसा नहीं कि लाफ्ड और बाई कर देंगे, लाफ्ड हो गया, ऐड को छोड़ देंगे। लाफ्ड ऐड आपकी इसके साथ मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, हट जाएगा तो मीनिंग खराब हो जाएगा। लुक एट, देखो, लुक आफ्टर, देखभाल करना, तो मीनिंग जब हटाइएगा चेंज कर जाएगा। लुक इनटू, तलाश करना, तो ये सब बात को ध्यान रखना है। लुक तो लाफ्ड ऐड के बाद बाय, डबल प्रीपोजिशन इसको कहते हैं, 2 बार प्रीपोजिशन ऐड, इसके लिए और एक आपके वॉइस के लिए। ऐड बाय द क्या हो जाएगा, द किड्स, ये आपका हो गया ए। जैसे हमने मान लीजिए बोला, जैसे बोलते हैं ना द जज, जैसे मान लीजिए क्या होगा, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। देखिए इसमें भी क्या है आपका प्रीपोजिशन है, अब बनाइए, पास्ट में है, बी वर्ब क्या आता है, वाज या वर, तो आपका हो जाएगा द केस सिंगुलर वाज इंक्वायर्ड, और इंक्वायर्ड के साथ इनटू है तो ये भी होगा इनटू बाय द जज, समझे, ये भी हो जाएगा। यानी द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द जज, एट बाय क्या होगा, द किड्स। तो आपके जो आंसर होंगे 19 का बी हो जाएगा, द ओल्ड लेडी वाज बीइंग लव्ड एट बाय द किड्स। लास्ट क्वेश्चन है 20 आपके नरेशन से, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। द टीचर सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए इजी है, हमने बताया वॉइस में यही होता है कि आपके टेंस का चेंजिंग या तो आपके जो है सेंटेंस का चेंजिंग, अदर वर्ड्स की चेंजिंग नहीं होती है, सिर्फ बी प्लस V3 का होना जरूरी है। लेकिन नरेशन में आपके जो कंसेप्ट थे हमने बताया था कि सेंटेंस की भी चेंजिंग हो सकती है, आपके टेंस की चेंजिंग भी हो सकती है, अदर वर्ड्स की भी चेंजिंग होती है, ये सारे चेंजिंग होती है। अब टेंस कब नहीं होता है, कब होता है, इसको पढ़ाए हैं डिटेल में,
पास्ट में होगा तो होगा ही। तो यहाँ पे आप यदि रिपोर्टिंग वर्ब, तीन चीज ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, कंजंक्शन किसको, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को, और रिपोर्टेड स्पीच, ये तीन चीज देखें। विदिन 5 सेकेंड यू कैन सॉल्व योर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम। ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम मतलब वॉइस, नरेशन, यूज टू, क्वेश्चन, ये सब जो भी है 5 सेकेंड में ऑप्शन से बनाइएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द टीचर सेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, तो इसलिए नोबडी का नोबडी रहेगा, कैन का क्या बनेगा, कुड बनता है, सर का क्या बनता है, शुड बनता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया, द टीचर सेड ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड ही रह जाएगा, तो द टीचर 20 नंबर देखिए, द टीचर सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो द टीचर सेड दैट नोबडी कुड। देखिए नोबडी के बाद आपको जब पता है कि पास्ट में कैन कहाँ जाएगा, कुड में। अब देखिए पहला तो नहीं होगा, कैन ही दे दिया है, दूसरा शुड दिया है, नहीं होगा, तीसरा कैन दिया है, नहीं होगा, तो आपको क्या नंबर होगा, डी ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, एक ही सही है। ये चीज को पकड़िए और आप आंसर हो गया, तो डी हो गया, द टीचर सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपके